अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और उसके पोस्टुलेट्स। तो एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये हम अपना इसके अंदर कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स की जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। पहला तो लाजमी सी बात है, वी लिव्स इन सिंध, तो हम सिंध में रहते हैं, तो हम सिंध टेक्स्ट बोर्ड भी करेंगे इसमें कवर। हम इसके अंदर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड भी कवर करेंगे। और इसके साथ साथ मज़े की बात ये कि हम इसके अंदर NCERT, मतलब जिसको हम इंडियन टेक्स्ट बोर्ड कहते हैं, इंडिया के अंदर ये बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जैसे हमारे फर्स्ट इंटर में होती हैं। हम इसको भी इंशाल्लाह इस पूरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ लाइक और शेयर भी करते जाएं, ठीक है जी। पहला पोस्टुलेट क्या है? अब क्योंकि मैंने सारे पोस्टुलेट्स पहले से लिख लिए हैं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। डियर स्टूडेंट्स, देखें, पहला पोस्टुलेट हमारे पास ये है कि गैस इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में जितनी भी गैसेस होती हैं, वो सारी की सारी गैसेस पहले एक एटम से बनती हैं। और एक बात याद रखना, जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होके हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, वो कंबाइन होके हमेशा मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो ये पहला पोस्टुलेट है कि जितने भी गैसेस हैं वो सारे स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। वो सारे किससे बने हुए हैं? एक स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। और वो जो स्मॉल पार्टिकल है उसका नाम एटम होता है। और वो एटम्स, एक से ज़्यादा एटम मिलके, मतलब एक एटम है, एक से ज़्यादा एटम मिलके आपके पास कुछ इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैसेस आर आइडेंटिकल्स, मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, O2 है, ठीक है, कंटेनर में आपके पास ऑक्सीजन है और दूसरे कंटेनर में आपके पास ऑक्सीजन है, तो एक बात याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है ना आइडेंटिकल्स, किस चीज़ के अंदर आइडेंटिकल की बात हो रही है? तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो मॉलिक्यूल्स के मास, वो मॉलिक्यूल्स के शेप और वो मॉलिक्यूल्स का साइज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम गैसेस के, वो हमेशा आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं, या आइडेंटिकल इन मास, आइडेंटिकल इन शेप और आइडेंटिकल साइज होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और इसके अंदर समझने वाली बात क्या है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, फर्ज करें कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल की एक स्पीड है जिसके साथ ये v के साथ मूव कर रहा है, v1 के साथ। अगर हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास v1 y होगा, ये आपके पास v1 x होगा और ये आपके पास v1 z होगा। तो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस ये कहती है कि जो स्पीड इस मॉलिक्यूल की इस वाले एक्सिस के ऊपर होगी, वही स्पीड इसके एक्स एक्सिस पर भी होगी, वही वाई पर भी होगी और वही जेड के ऊपर भी होगी। मतलब मॉलिक्यूल्स एक टाइम में तमाम एक्सिस के ऊपर सेम स्पीड के साथ मूव कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल की स्पीड अगर वाई पर 5 मीटर पर सेकेंड है तो वही 5 मीटर पर सेकेंड एक्स पे भी होगी, वही 5 मीटर पर सेकेंड जेड एक्सिस पर भी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मॉलिक्यूल एक्स पर मूव कर रहा है तो 5 होगी, वाई पे मूव कर रहा है तो वो 10 होगी, या फिर जेड पे मूव कर रहा है तो वो 15 हो सकती है। तो बेटा, इस बात को हम यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं कि आपके पास जो स्पीड होती है, अब क्योंकि वो स्पीड आपके पास सेम होती है तो हम ये लिख सकते हैं कि आपके पास आई वी आई प्लस वी जे प्लस वी के, मतलब ये जो स्पीड होती है आपके पास सेम होती है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो आपके पास स्पीड है वो एक्स एक्सिस पर भी इक्वल होती है
वाई एक्सिस पर भी इक्वल होती है और जेड एक्सिस पर भी इक्वल होती है। ठीक है, मतलब जो स्पीड होती है वो इन तीनों पर इक्वल होती है। तो बच्चों इस अगर हमने इस स्पीड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा होगा कि v बार इज इक्वल टू अंडर रूट, हम इसको कर सकते हैं कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये तीनों सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये आपके पास ये हो जाएगा 3 v x स्क्वायर, आप इसको कर लो। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ v, अगर हम ये वाला अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3v1x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पार्टिकल मूव करता है, ये गैस का जो पार्टिकल विथ मास m के साथ मूव करता है, उसकी स्पीड x एक्सिस हो, y एक्सिस हो या फिर z एक्सिस हो, इन तीनों के अंदर सेम होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, अच्छा बच्चों दूसरा फोर्थ हमारे पास पोस्टुलेट है कि जो ऑल द कोलिजन्स, जितनी भी कोलिजन्स होती हैं ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स among themselves and with walls of container are elastic in nature। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर आपके पास फर्ज करो, इलास्टिक नेचर का मतलब क्या है कि हमने कहा कि हमारे पास ये है एक वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की एक वॉल है, ठीक है, जिस पे ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये जाता है आपके पास v1 स्पीड से। ठीक है, इसका मोमेंटम इस टाइम है mv1। ये पार्टिकल यहाँ से कोलाइड करता है, कोलाइड करने के बाद वापस आता है। इसमें जो मास होगा लाजमी सी बात है वो तो कांस्टेंट रहेगा m। अच्छा, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे वही v1। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपके पास प्लस mv1 होगा और जब ये वापस आ रहा होगा माइनस एक्सेस की तरफ, क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए माइनस mv1 होगा। तो हम यह कहेंगे आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv1। चेंज इन मोमेंटम, बस सर 2mv1 कैसे आया? यार देखो मैं इसको वापस से लिखता हूँ। चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अच्छा जी, फाइनल हमारे पास है माइनस mv1, फिर ये माइनस mv1, माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2mv1। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 2mv1। तो जो चेंज इन मोमेंटम है आपके पास में, हम समझ रहे हैं कि इलास्टिक नेचर क्या होता है या इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। किसी भी पार्टिकल जो टकराए, टकराने के बाद उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहे, वो कांस्टेंट रहे और उसके साथ साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहे। इस तरह की कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। मतलब उसका चेंज इन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर नो लॉस हो, कोई भी लॉस ना हुआ हो, इस तरह के कोलिजन को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। ठीक है जी, इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, बल्कि इसी को इरेज कर लेते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह इसको समझ लो। 1 2 3, अब हम इसको इरेज करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ताकि आपको ये सारे जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो हम यहीं आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन बड़ी आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट हमारे पास द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। मतलब देखो, अब बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ये है वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, ये आपके पास वॉल ऑफ कंटेनर है, ये है मास, ये क्या है? मास। ये मास गया, एक पार्टिकल गया, पार्टिकल जाने के बाद यहाँ से टकराया, टकराने के बाद लाजमी सी बात है ये वापस भी आएगा। ठीक है जी, ओके बेटा। टकराने के बाद इसमें क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ। जब मोमेंटम पर यूनिट चेंज होता है तो क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स। और ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। अब लाजमी सी बात है इसने इस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की होगी, और जब किसी भी एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है
तो वो इक्वल होता है प्रेशर के, है ना। जब किसी भी एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो इक्वल होता है प्रेशर के। तो ये इस तरह से जब इसका मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होने के दौरान ये फोर्स एग्जर्ट करता है, और किसी एरिया पर जब फोर्स एग्जर्ट की जाती है तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका बन जाता है प्रेशर। तो इस तरह से कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है विद इन द वॉल ऑफ कंटेनर वो एग्जर्ट करता है प्रेशर। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गिवन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसने ये नहीं कहा कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के या फिर गैस के नेचर के या फिर इसके साइज के या फिर इसके शेप से कोई रिलेशन उसका है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस molecules, the volume occupied by a gas molecules, the volume occupied by a gas molecules is negligible। ये थोड़ी सी कहानी ख़राब है। इसमें ये क्या कहता है, पोस्टुलेट नंबर 7 है हमारे पास, वो ये कहता है कि आपके पास फर्ज करो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये इस तरह से बहुत दूर दूर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इन तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स को समेट कर एक जगह कर दिया जाए कुछ इस तरह से, अगर इन तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स को समेट कर, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि एक छोटे से हिस्से में आ जाएं। तो बताइए ये जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, ये हमारी नज़र में ज़ीरो होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये अजम्पशंस हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो इसलिए हम इसको एज अ पोस्टुलेट लेते हैं और ये पोस्टुलेट में भी है। ठीक है, मतलब अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को समेट कर एक छोटे से हिस्से के ऊपर ले आए तो वो जो छोटा सा हिस्सा है वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज़ नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं पाई जाती, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं पाई जाती। तो ये भी बात गलत है क्योंकि ये अजम्पशन है, तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। मतलब मैंने आपको देखो बताया था कि जो एक मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो एक मास m का आपके पास मॉलिक्यूल है, वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। हमने ऊपर ये भी पढ़ा भी था कि मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, कि उसको जो ग्रेविटी होती है वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, जिसकी वजह से वो, मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगाना था, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है। या तो वो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा या फिर वो जेड एक्सिस के ऊपर मूव करता है। ये तो हो गए आपके सारे पोस्टुलेट्स। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास जो काइनेटिक केएमटी थ्योरी, केएमटी ऑफ गैसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है या फिर रियल गैस के लिए भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, ये 100% आइडियल गैस और रियल गैस के लिए है। सिर्फ एक्सपेक्ट दीज टू पोस्टुलेट्स। एक आपके पास ये वाला पोस्टुलेट है जो सिर्फ आइडियल गैस को फॉलो करता है, और एक आपके पास ये वाला पोस्टुलेट है जो आइडियल गैस को फॉलो करता है। ये रियल गैसेस के लिए दोनों पोस्टुलेट्स नहीं बनाए गए हैं, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए। बाकी इनमें जितने भी पोस्टुलेट आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे आइडियल गैस और रियल गैस दोनों को फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, इसके अंदर एक फार्मूला लिखा जाता है। अब उस फार्मूले को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या लिखा जाता है? प्रेशर का फार्मूला। कि हम अगर फर्ज करो आपके पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में, जैसे मैंने आपको बताया था,
इस कंटेनर में अगर ये जो मॉलिक्यूल है इस दीवार के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो कितना कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अगर हमने इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलें हम पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं प्रेशर का, कि प्रेशर exerted by molecule on wall of कंटेनर, ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराने की कोई भी बात है भी नहीं जो आप लोग घबराओ। देखें, हम इसमें एक अजम्पशन लेते हैं, वो ये लेते हैं कि फर्स्ट पर हमारे पास एक कंटेनर है। अब कंटेनर को हम ज़रा ड्राइंग बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, कंटेनर है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर आ गया। हम इसको 3D कंटेनर बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसको ज़रा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको मज़ीद ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास एक कंटेनर कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, पिक्चर भी मैं यहाँ इंसर्ट कर सकता था, लेकिन हम खुद बनाए वो बात अलग होती है। ये आपका कंटेनर बन गया 3D। ठीक है ना, ये आपके पास 3D कंटेनर बन गया। हमने कहा कि आपके पास इस कंटेनर की ये जो एक्सिस है इसको हम आपके पास, अब हम पेन ले लेते हैं। ये जो आपके पास एक्सिस नज़र आ रहा है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ये जो एक्सिस आपके पास नज़र आ रहा है इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, और ये जो एक्सिस आपके पास नज़र आ रहा है इसको हम जेड एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये इस कंटेनर की लेंथ हो गई है, इसको हम लेंथ कर लेते हैं। हम जो वॉल कंसीडर करेंगे जहाँ पर जो मॉलिक्यूल है प्रेशर एग्जिट कर रहा है वो ये वाली फेस होगा, ये वाला कंटेनर का दरवाज़ा होगा। ठीक है, ये दीवार होगी। ये रहा हमारा गैस का मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर बड़े मज़े से लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। ठीक है, ये मूव करता है। ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास हम ले लेते हैं कि m है। m है। ठीक है, अच्छा देखें जी, इसके अंदर हमने क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, मास m है। ठीक है, इसको हमने कहा कि मास m है और ये वेलोसिटी v1 के साथ मूव करता है। हमने कहा कि ये एक टाइम पर मतलब हर एक्सिस के ऊपर इक्वल स्पीड के साथ मूव कर सकता है। तो ये आपके पास v1 x भी हो सकता है, ये आपके पास v1 y भी हो सकता है, और ये आपके पास v1 z भी हो सकता है। ठीक है ना, ये तीनों आपके पास कंडीशंस हो सकती हैं। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर आपके पास फर्ज करो कि ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है जिससे आपका पार्टिकल टकरा रहा है इस तरह से, हमने कहा कि इसका मास m है। ठीक है, ये जाता है L1 कवर करता है और v1 के साथ टकराने के बाद वापस आता है, ये कवर करता है अगेन L2। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2L है। हम इसको कहें कि ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2L है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका मास m ही होगा, लाजमी सी बात है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। तो उसका जो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं
मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो पी आई इज इक्वल टू m1 v1 हम कर सकते हैं। इसी तरह से इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो आपके पास m1 m2 हमने लिख दिया क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टिकल है, ठीक है, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया m, और ये आपके पास अगेन vx1। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं क्योंकि ये माइनस में होगा, तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल आएगा यहाँ पे 2m vx1, ठीक है, 2m vx1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहें कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने सबसे पहले क्या मालूम किया, इसका चेंज इन मोमेंटम, ये फर्स्ट स्टेप हमारा इस डेरिवेशन का है। चेंज इन मोमेंटम हमने मालूम किया, ठीक है। उसके बाद हम मालूम करेंगे टाइम टेकिंग for each collisions टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, ठीक है। मतलब कि अब आपके पास ये जो पार्टिकल था, इस पार्टिकल को यहाँ से जाकर टकराने में और वापस से अपनी पोजीशन पर आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हमें इससे टाइम मालूम करना हो तो हम टाइम मालूम करेंगे t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी, हम ऐसे मालूम करेंगे, ठीक है। बच्चे देखें, मैंने कहा था जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास होगी 2l, और जो वेलोसिटी है वो लाजमी सी बात है वो बराबर है vx1 के। मतलब ये इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जो टाइम एक मॉलिक्यूल को टकराकर वापस आने में लग रहा है वो 2l vx1 है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बच्चों हमने 2 इक्वेशंस लिखी हैं अभी तक। पहली जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी है चेंज इन मोमेंटम के लिए, और वो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है 2m vx1 के। और जो दूसरी इक्वेशन लिखी है वो चेंज इन टाइम के लिए लिखी है, टकरा कर वापस आने में। तो वो जो टकरा कर वापस आने में इसको जो टाइम लग रहा है वो है हमारे पास 2l vx1, ठीक है। अब देखें जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, मतलब अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे, तो जो थर्ड स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा कि फोर्स applied on the wall by each molecule। फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल बाय ईच मॉलिक्यूल, मतलब ये कि आपके पास ये जो दीवार है, इस दीवार की वजह से जब ये पार्टिकल मास m वाला यहाँ पर आकर टकराता है तो कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये हमें बताया है कितनी वेलोसिटी के साथ आता है, vx1 के साथ। ये हमें बताया सेकंड लॉ ने, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम है आपकी इक्वेशन नंबर 1, और वो है हमारे पास 2m vx1, और चेंज इन टाइम है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 डेल टी, मतलब 2l डिवाइडेड बाय vx1। 2 से 2 आपके पास कैंसिल हुआ, 2 से 2 आपके पास कैंसिल हुआ। ये डबल डिवीजन है तो ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, m/l vx1 का स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर।
ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। देखिए जी, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात ये बताई थी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल की स्पीड है वो एक्स एक्सिस हो या फिर आपके पास वाई एक्सिस हो या फिर आपके पास जेड एक्सिस हो, इक्वल होती है, सेम होती है। हमने ये कहा था कि अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि Vx1 का होल स्क्वायर प्लस Vy1 का होल स्क्वायर प्लस Vz1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये तीनों हमारे पास इक्वल हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 Vx1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम अगर इन तीनों को इक्वल कर दें Vx1 के होल स्क्वायर के साथ तो हम इन तीनों की जगह पे ये लिख सकते हैं। अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 Vx1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस ये जो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आई है, इस इक्वेशन नंबर 4 की में Vx1 होल स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड, सो Vx1 होल स्क्वायर विल बी डिवाइडेड बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करेंगे कुछ इस तरह से, तो हमारे पास आ जाएगा कि F इज़ इक्वल टू m/l मल्टीप्लाई बाय 1/3 का V स्क्वायर। ठीक है जी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हम बोलें कि फोर्स एक्सर्टेड बाय n मॉलिक्यूल्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई है एक और इक्वेशन। अच्छा जी, अब अगर हम ये बोलें कि फोर्स एक्सर्टेड बाय या एक्सर्टेड ड्यू टू द n मॉलिक्यूल्स, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, तो उसका जो हमारे पास इक्वेशन निकलेगा वो F इज़ इक्वल टू 1/3, ठीक है, m/l, और ये आपके पास V1 का स्क्वायर देन प्लस 1/3 m/l V2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं तो वे मतलब V3 V4 V5 V6 एंड Vn तक। अब हम इसमें जो चीज़ कॉमन निकल सकती है वो कॉमन निकालेंगे, जैसे m/3l, ये m/3l कॉमन निकला। ठीक है जी, अब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे इक्वेशन को, मतलब ये जो मैंने आपके पास नोट करवाया है कि अगर हम ऐसे इसको करके लिखेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। जब हम एवरेज वेलोसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलता है, VRMS मिलता है। क्या मिलता है हमें? VRMS मिलता है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे इक्वेशन की जगह जो हमने यहाँ पर n लिखा था, मतलब हम यहाँ पर भी n का लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे n से। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो फाइनल इक्वेशन बनेगी कि F इज़ इक्वल टू m/3l, m/3l हो गया, n भी आएगा ना, m/3l n, और ये आपके पास VRMS का स्क्वायर। तो ये आपके पास वो फोर्स हो गई जो मॉलिक्यूल्स की VRMS निकालने के बाद हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स आ गई। अब हमारा जो मेन मकसद है वो अबे यार, ये मुर्गे को भी अभी यहीं आना था, चीखे जा रहा है कब से, रिकॉर्डिंग से ख़राब किए जा रहा है।
वो हमारा जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद हमारा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रेशर। हमारा मेन मकसद क्या है सर? हमारा मेन मकसद है प्रेशर मालूम करना है। आसान है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है सर? P इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स हमने क्या निकाली है रे बाबा? फोर्स हमने निकाली है, फोर्स हमने निकाली थी 1/3 M/L इंटू एन VRMS का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्योंकि डिवाइड हमने करना है ए, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। अब वो जो हमने शुरू में एक 3D कंटेनर बनाया था उसका एरिया बराबर होगा L इंटू एल मतलब L स्क्वायर। ठीक है, ई क्यूब लिख दिया मैंने, सॉरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। सो 1/3 मेरा दिल ये पुकारे बारिश आ जा मेरे गम के अच्छा जी, एम लिखा हमारे गर्मी के सहारे आ जा। वाकई भीगा भीगा है समा पसीनों से। सो एम हमने यहाँ पे लिखा जो भी है, एल लिखा और एरिया की जगह पर हमने एल स्क्वायर को लिख दिया, मल्टीप्लाई किया एन से और आपके VRMS की वैल्यू से। प्यारे बच्चों, एल हुआ एल से स्क्वायर से मल्टीप्लाई, सो इट विल बी इक्वल टू M/3L क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन VRMS का स्क्वायर। देखिए जी, एल क्यूब आपके पास बराबर होता है वॉल्यूम के। सो प्रेशर इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय एन और VRMS का यार ही स्क्वायर। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, सो P इज इक्वल टू डेंसिटी बाय 3 P/3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और VRMS का स्क्वायर। सो दिस is the formula through which you can calculate the pressure exerted by each molecule on the wall of container। ठीक है जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी में डेरिवेशन नहीं करवा रहा क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है हमारे सिलेबस के मुताबिक, उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की हम कोशिश करते हैं। हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अभी चलते हैं पीछे। प्यारे बच्चों, हमने जो पोस्टुलेट पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी वो जो गैस की होती है वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पर। तो चलो उसको हम प्रूव करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 मोल 3/2 R मल्टीप्लाई बाय T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी ओनली फॉर 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये जो आप R देख रहे हैं ये R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमारे पास थी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। सवाल ये आता है कि यहाँ पे जो 8.314 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं आपको बताऊँ आज क्या होता है। आपने आज से पहले कहीं भी ये सवाल नहीं सुना होगा और ना इसका आंसर देखा होगा, तो आज आप लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट समझना है। फर्स्ट करो, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस फिल हुई हुई है। हमने कहा कि हमने फर्स्ट करो, ये एक मोल है, क्या है आपके पास, ये एक मोल है। ठीक है, हमने कहा कि हमने इस कंटेनर को 1 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया है
और बताओ कि इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी, तो वो एनर्जी 8.314 जूल होगी। 1 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद 1 मोल में जो एनर्जी आती है 8.314, वो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये है काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल मालूम करनी हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मोल की मालूम करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? उसका एक फॉर्मूला है, इसी से हमने ड्राइव किया है काइनेटिक एनर्जी 3/2। अब उसको हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, RNA मल्टीप्लाई बाई T। डियर स्टूडेंट्स, ये जो R/NA होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 K/T। और यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले से ये पता लगाया कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, आप क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 और K, ये आपके पास तीनों चीज़ें कांस्टेंट है। सो हैंस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो आपके पास एक मोल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड, और उसके बाद आपको मिलेंगे ढेर सारे MCQs, वर्कशीट्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, असाइनमेंट्स। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।